नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 2 महीने का समय होता है। 2 महीने से का समय तक अगर संसद का सदस्य उपस्थित नहीं होता है तो वह अयोग्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उनकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। ये राज्यसभा में ऐसा हुआ था। ठीक है। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना और उनकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। आइए, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, तो उसके विरुद्ध, मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ठीक है। संसदीय नियम एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्य को रोकता है अथवा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। अगला प्रश्न है, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधन किया गया था, यह भी सही है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1-2 सही हैं। ठीक है। देखिए, आइए व्याख्या देख लेते हैं। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निर्हरता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। 5 बार संशोधन 1993, 99, 2000, 2006 और 2013 में हुआ है। तो विभिन्न अधिनियम को शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्हरता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ के पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। ठीक है। तो 1 और 2 ऑप्शन सही है आपका। आइए, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल और संघीय संसद करता है। आइए विश्लेषण कर लेते हैं। कोई पद संसद और विधानमंडल में सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) का के अंतर्गत केंद्र में संसद, अनुच्छेद 191(1) का के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। दूसरा विश्लेषण है, कोई व्यक्ति जो संसद और विधानमंडल की सदस्यता के से लाभ के पद के आधार पर निर्हर घोषित किया गया, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्हर है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र के अनुच्छेद 103(1)(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा और राज्यों में अनुच्छेद 191-92 अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही विकल्प बी होगा तथा विश्लेषण 2 के अनुसार सही विकल्प ए माना जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122, संविधान का अनुच्छेद 122 में न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही में जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 122। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है? तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को है।
निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, याद रखिए। फिर से व्याख्या देख लेते हैं। डी ऑप्शन सही है आपका। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से तथा राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। तो भारत की संसद जो कानून बनाती है, भारत का संघ, भारत का प्रदेश या उपप्रदेश डोमिनियन, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति। तो भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति इन सब के लिए प्राप्त है, तीनों के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए सही है। आरओ में पूछा गया प्रश्न 21 में। अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है जब यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाती है। वैसे राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, वहीं अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए, वहीं अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में, वहीं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 352 के प्रवर्तन होने की स्थिति में, अनुच्छेद 353 के तहत तथा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, वहीं अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाया जा सकता है। ये मेंस के लिए भी आपका हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए बिल्कुल सही। संबंधित राज्यों की सहमति से ये भी सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति की अवस्था में ये भी सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे, तो देखिए राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले का 2/3 भाव से पारित कर दे, तो चारों ऑप्शन आपके सही हैं। इस में संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, चारों सही हैं। देखिए डी ऑप्शन सभी चारों सही हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 यह कहता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर संसद अनुच्छेद 253 के तहत कानून बना सकती है। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधायन नहीं कर सकती। भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, ये तो गलत है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, ये सही है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो इस समय। तो 2 और 4 आंसर सही है। देखिए 2 और 4 सही है। ठीक है। आइए आईएएस का प्रश्न आ चुका है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। तो संसद बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के कानून बनाती है। डी ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। आईएएस में पूछा गया है 2000 में और 2013 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। आईएएस में पूछा गया है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है तथा अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहती है? यह बैठ जाना कहलाती है, यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, मर्यादा, विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना, पक्ष त्याग, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया हो उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है।
अंतर प्रदन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाती है। वहीं बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कहता है, तो ये बैठ जाना है। ठीक है। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? संसद में शून्यकाल का समय आपका जो शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के बाद आता है। ठीक है। और 11 बजे संसद चालू होती है। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहते हैं। यहाँ सी और डी आंसर दोनों दिया गया है। आइए व्याख्या से पता करते हैं क्या बात है। शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि 1 घंटा है। मतलब 11 बजे संसद बैठती है तो 12 बजे शून्यकाल होता है, जिसे 0 आवर भी कहते हैं। सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे का समय शून्यकाल होता है, 0 आवर होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 से 1 बजे कर दिया गया था। तदंतर अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं। इसके बाद सभापति की अनुमति के बाद तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं। फिर विशेष उल्लेख 12 बजे तक किए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व 11 से 12 बजे हो गया है, जबकि लोकसभा में यह पूर्णतः प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले के क्रम में निर्णय अध्यक्ष सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो शून्यकाल ये संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में किस स्तर पर होती है? तो आम बहस हमेशा द्वितीय वाचन में होती है। व्याख्या देख लीजिए। विधेयक को पूरा स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडतः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव है कि विधेयक यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए। विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। देखिए IAS में पूछा गया अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो उपस्थित तथा मत देने वाले के सदस्यों का साधारण बहुमत होना चाहिए। ए ऑप्शन सही है। ठीक है। संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। यदि इस बैठक में कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ये ज्ञात है कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह लागू नहीं होता है। क्या? संयुक्त बैठक। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तथा इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा। संविधान के अनुच्छेद 108(5) में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक बुला ली है, आहूत करने के लिए आशय की सूचना दे दी है तथा उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यपगत नहीं होगा तथा उसे पारित किया जा सकेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न।